गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। हमारे चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो आज हम बात करेंगे पालमपुर गांव की कहानी के बारे में। जो ये पालमपुर गांव है ये काल्पनिक गांव है। जो ये पालमपुर गांव है ये काल्पनिक गांव है। और जो ये कहानी है इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन से संबंधित मूलभूत विचारों से परिचय कराना है। तो सबसे पहले हम पालमपुर गांव को समझते हैं कि इस काल्पनिक गांव की क्या क्या विशेषताएं हैं। आखिरकार वो गांव है कैसा, तो इस गांव के बारे में समझते हैं। पालमपुर जो गांव है वो आसपास के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। देखो, जो गांव होते हैं वो दो तरीके के गांव होते हैं। एक तो वो गांव जो बिल्कुल एकांत में हो, जिसका दूसरे गांव के साथ कोई भी लेना देना ना हो, और एक वो गांव जिसका दूसरे गांव के साथ आदान प्रदान होता है, बातचीत होती है। तो पालमपुर वो गांव है जिसका दूसरे गांव के साथ संबंध है, जो अपने आसपास के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे के छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। और ये भी देखने को मिलता है कि इन सड़कों पर गुड़ बेचने वाले और अन्य वस्तुएं बेचने वाले भी लोग खड़े रहते हैं। अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य तरीके के और भी वाहन देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस गांव में अलग अलग जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। ये अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। और देखो, आपने देखा होगा कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जिसमें एक ही जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं और मिलकर रहते हैं। गांव में ज़्यादातर ज़मीन के मालिक उच्च वर्ग के लोग हैं। गांव में ज़्यादातर ज़मीन के जो मालिक हैं वो उच्च वर्ग के लोग हैं। मोस्टली आप सबने देखा भी होगा, सब जगह यही होता है कि ज़मीन का जो मालिक होता है वह उच्च वर्ग का होता है, बड़ा आदमी होता है। तो उसी में से 80 परिवार ऐसे हैं जिसके पास अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, अपनी भूमि है, और वह अपनी भूमि के मालिक हैं। एक बात और याद रखना कि उच्च जाति के जो मकान हैं वो ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज़मीन है, वे अमीर हैं। तो सिंपल सी बात है कि उनके मकान भी कैसे होंगे, अच्छे बने होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि दलित लोगों के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? दलित लोगों के बारे में। दलित लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा है। कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा है, यानी कि गांव में 3 लोग हैं, तो उनमें से 3 में से 1 दलित वर्ग का है। तो ये संख्या में भी कम है। और इनके जो मकान हैं वो भी छोटे छोटे घर हैं, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पालमपुर में एक वर्ष में जो किसान है वो 3 अलग अलग फसलें उगाता है। 3 प्रकार की फसलें, मतलब कि पालमपुर गांव के लिए एक अच्छी बात है। 3 प्रकार की फसलें उगाना मतलब कि पालमपुर गांव के लिए ये एक अच्छी बात है।
यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो सिंचाई व्यवस्था है, इसका मतलब कि जो पालमपुर में जो सिंचाई व्यवस्था है वह अच्छी है। और सिंचाई व्यवस्था का मतलब कि खेतों में पानी देने की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे नहरों वगैरह से, ट्यूबवेल वगैरह से क्या करते हैं, हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो जो पालमपुर है, पालमपुर में जो सिंचाई की व्यवस्था है ये कैसी है, अच्छी है। एक बात और याद रखने की है कि पालमपुर में ज़्यादातर घरों में बिजली है। पालमपुर में ज़्यादातर घरों में क्या है, बिजली है। जबकि गांव में क्या होता है कि ज़्यादातर घरों में बिजली नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर घरों में बिजली है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 के पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है। इसका मतलब ये कैसे हुए भूमिहीन? भूमिहीन का मतलब क्या होता है, वे किसान जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। तो ये क्या करेंगे, उन लोगों के पास काम करेंगे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है। ये दूसरों की भूमि पर मजदूरी करेंगे। और 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है। 240 परिवार कैसे हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन है। यानी आप समझ गए होंगे कि 450 परिवारों में से 150 परिवार के पास तो क्या है, खेती के लिए भूमि नहीं। 150 के पास तो खेती के लिए भूमि नहीं है। और 240 जो परिवार हैं उनके पास क्या है कि खेती के लिए भूमि है। बाकी के कुछ लोग और भी काम करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि खेती बाड़ी नहीं करते, वो गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। और गैर कृषि क्रियाएं का मतलब क्या होता है कि जो लोग खेती बाड़ी न करके कुछ और काम करते हैं, कुछ और क्रियाएं करते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि इसमें क्या है, शामिल है। अब हम बात करेंगे कि उत्पादन का संगठन। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें होना आवश्यक है। कि उत्पादन का संगठन यानी कि उत्पादन करना है तो कैसे करें, और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए। तो वस्तुओं और उत्पादन के लिए 4 चीज़ें होनी आवश्यक है। नंबर 1, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 4 चीज़ें ज़रूर चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वह है भूमि। क्या है वो, भूमि। अगर भूमि होगी तो ही हम क्या कर पाएंगे, अपनी फैक्ट्री खोल पाएंगे। उसके बाद वन, जो वन है वो भी किस पे होंगे, भूमि पर होंगे। जल भी किस पर होंगे, भूमि पर होंगे। और जितने भी जो खनिज हैं वो भी किस पर होंगे भाई, भूमि पर होंगे। उसके बाद हमें चाहिए श्रम का मतलब है कि जो लोग काम करें, ज़मीन पर काम करने वाले मजदूर लोग। उसके बाद हमें चाहिए जो तीसरी चीज़ है, हमें चाहिए आगत। और आगत का मतलब क्या होता है, आगत का मतलब होता है मशीन। आगत का मतलब क्या होता है भाई, आगत का मतलब होता है मशीन। मशीन को स्थायी पूंजी कहा जाता है। जो मशीन है, मशीनों को स्थायी पूंजी कहा जाता है। और स्थायी पूंजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मशीनें हैं उनको अगर एक बार लगा दिया तो उनको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 4 पर हमें चाहिए पैसे। क्या चाहिए, पैसे। जिससे हम देखो, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम क्या करेंगे कि पैसे खर्च कर कोई भी काम शुरू कर देंगे। पैसे चाहिए जिसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे आपके पास कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए,
क्या चाहिए? सबसे पहले आपको पूंजी चाहिए। उस समय आप क्या करेंगे? अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों को जोड़ दे, तो अगर हम इन चारों चीज़ों को जोड़ दें तो जैसे ज़मीन होगी, श्रम, पूंजी, इन सभी को जोड़ दें तो जिन्हें क्या कहा जाएगा कि उत्पादन के कारक कहा जाएगा। अगर हम इन चारों चीज़ों को जोड़ दें तो ये क्या कहलाएंगे? उत्पादन के कारक। क्या कहलाएंगे ये? उत्पादन के कारक। अब हम बात करेंगे पालमपुर में खेती। तो देखो, पालमपुर में खेती नंबर 1 की जो भूमि है वो स्थिर है, परमानेंट है। कि पालमपुर में खेती उत्पादन की एक प्रमुख क्रिया है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए किस पर निर्भर है? वो खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक, जो कृषि पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो मजदूरी करने वाले लोग हो सकते हैं। इन लोगों का जो हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे, क्या उसी भूमि से और भी अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? देखो, जो ये पालमपुर गांव के लोग थे, ये क्या करते थे कि एक साल में 3 बार फसलें उगा लेते थे। तो क्या देखो, नंबर 1 अगर बात की जाए कि देखो यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था अच्छी थी, तो ये क्या करते थे कि बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में जो किसान थे वो खरीफ की फसल उगा लेते थे, जैसे ज्वार, बाजरा वगैरह उगा लेते थे। और रबी की फसल में, और ये क्या करते थे कि रबी की फसल में ये किसान जो थे वो गेहूँ वगैरह उगा लेते थे। और गेहूँ वगैरह उगा कर ये क्या करते थे? मंडी में बेच देते थे। और मंडी में बेच देने से मंडी में बेच देते थे और भूमि के एक भाग में ये गन्ने की खेती भी कर लेते थे, जिसकी वर्ष भर में एक ही कटाई होती थी। और जो गन्ना होता है, गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता था। और अगली बात कि ये बहुविधि फसल प्रणाली अपनाते थे। बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? कि एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की जो विधि होती है, जो प्रणाली होती है, उसको बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? बहुविध फसल प्रणाली। अब हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कि भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में क्या देखने को मिला कि जब हरित क्रांति आई तो यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में, 1960 के दशक का मतलब कि 10 सालों में, इन 10 सालों के अंत में हरित क्रांति ने क्या किया था? जो भारतीय किसान थे उनको बीज उपलब्ध कराए थे। जो ये हरित क्रांति थी ना भाई, याद रखना, इस हरित क्रांति ने जो भारतीय किसान थे, इन किसानों को बीज उपलब्ध कराए थे। और उस बीज का नाम था HYV। उस बीज का नाम क्या था भाई? HYV बीज थे। जो ये बीज थे, इन बीजों की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी थी। इन बीजों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते थे कि जो खेती की पैदावार है उसको बढ़ा सकते थे। तो ये जो बीज थे ये अधिक उपज वाले बीज थे, अधिक उपजाऊ बीज थे। और HYV बीजों का प्रयोग इससे चावल की खेती, गेहूं की खेती करने के तरीके भी सिखाए थे। जो ये HYV बीज था, इस बीज ने हमें चावल की खेती और गेहूं की खेती करने के तरीके भी सिखाए थे। और बीजों की तुलना में ये परंपरागत, मतलब जो पुराने समय से जो चले आ रहे थे, उन बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए कि पालमपुर में परंपरागत बीजों से, मतलब जो पुराने समय से जो बीज बोते आ रहे थे, बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। और HYV बीजों के आ जाने से कितनी हो गई थी? बढ़कर
3200 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी, यानी कि इसकी डबल हो गई थी। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी और किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि डाला। डाला पालमपुर गांव में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक था, मजदूर था। इसका मतलब कि उसे लगातार काम ढूंढना पड़ता था। इसकी कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी और ना ही परमानेंट कोई इसको काम मिला हुआ था। इसको क्या करना पड़ता था कि डेली अपना मजदूरी करने के लिए इसको काम ढूंढना पड़ता था। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढना पड़ता था। तो देखो, जो ये डाला था ये दैनिक मजदूरी करता था। क्यों? क्योंकि ये क्या था? भूमिहीन श्रमिक था। भूमिहीन का मतलब क्या होता है कि जिसके पास भूमि ना हो। तो सरकार ने देखो, जब ये काम करता था तो ये देखने को मिलता था कि जो सरकार थी, सरकार ने क्या किया था कि खेतों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनके लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन जो था कि एक दिन में इसको जो मजदूरी मिलेगी, जो दिहाड़ी मिलेगी, वो 60 रुपये निर्धारित की। लेकिन जो डाला था उसको मात्र एक दिन में 35 से 40 रुपये ही मिलते थे। तो देखो, जो डाला था इसके साथ क्या हो रहा था? इसका शोषण हो रहा था। जबकि मार्च 2017 में सरकार ने यह मतलब घोषणा कर दी थी कि एक दिन में जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं इनको 300 रुपये दिए जाएंगे, जबकि डाला को कितना मिलता था? 160 रुपये ही दिए जाते थे। धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पालमपुर के दुकानदार।